मैं रहमतुल्लाह। आप जो है दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो मेरे साथ भी दोस्तों वीडियो बड़ी मज़ेदार है। इजराइल और लिबनान के मामले पर, फ़लस्तीन के मामले पर वीडियो, और आप हमारा मौक़िफ़ और स्पेशली मेरा मौक़िफ़ तो आप इस पर जानते ही होंगे। तो खैर नहीं, फिर आज मेजर साहब की पहले वीडियो में भी इनकी काफ़ी ज़्यादा इज़्ज़त अफजाई हुई थी। आज फिर देखते हैं, फिर बात करते हैं। नॉर्मली इजरायली ईरान के बारे में सिर्फ जब ईरानी कुछ बोलते हैं तब उसके बदले में कुछ बोलते हैं, शुरुआत कभी नहीं करते। इस बार इंटरेस्टिंग बात दोस्तों ये है कि इजराइल ने शुरुआत करी। वहां पे नेतन्याहू ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया। ईरानी आवाम जो कॉमन पर्सन है ईरान का, उसको बोला है कि तुम्हारी आजादी अब निकट है, बेटा तुम आजाद होने वाले हो। ये जो लड़ाई है ये हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ नहीं। क्या इजराइल तेहरान के अंदर रेजिम चेंज लाने की कोशिश कर रहा है? लड़की ने हिजाब नहीं पहना उसको मार दो, ये कर सकती है ईरानी फोर्सेस, पर क्या वो एक प्रोफेशनल आर्मी के साथ लड़ सकती है? क्या ईरान की एयरफोर्स इतनी तगड़ी है कि इजराइल के ऊपर जाकर डायरेक्टली बमबारी कर दे? बाल से पकड़ के घसीट के मारेगा ये उनको। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। खासतौर से वो दोस्त जो हमारे वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब कीजिए कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। दोस्तों, जैसा हम कुछ दिनों से बता रहे हैं कि लैंड इन्वेजन ऑफ लेबनान इज इमिनेंट, अब वो शुरू हो गया है। ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोज। नॉर्दर्न एरोज क्यों नाम है इस ऑपरेशन का? ये देखिए मैप, आप देख सकते हैं नॉर्दर्न इजराइल और सदर्न लेबनान, यानी कि लेबनान जो है इजराइल के नॉर्थ पे पड़ता है और हिजबुल्लाह वाले आसपास के गांव, जो बॉर्डर के आसपास गांव हैं, वहां पे अपने बेसिस बना के जो नॉर्थ इजराइल है, यानी कि इजराइल का ऊपर वाला एरिया जो लेबनान से छू रहा है, वहां के जो यहूदी हैं, वहां पे जो लोग रह रहे हैं, उनको परेशान करते हैं लोग, उनके ऊपर अटैक्स करते हैं। तो सबसे पहले इनका इलाज होगा। अब दोस्तों बात यह है कि ये किस प्रकार के ऑपरेशंस हो रहे हैं, यह जानना बहुत जरूरी है। क्या पूरी की पूरी इजराइल की आर्मी लेबनान के अंदर घुस गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी उनको यह पता लग रहा है मोसाद के थ्रू या मिलिट्री इंटेलिजेंस के थ्रू या और अपने इंटेलिजेंस के अपरेटस के थ्रू कि बॉस यहां पे हिजबुल्लाह की लीडरशिप है। तो सर्जिकल स्ट्राइक्स हो रही हैं हिजबुल्लाह की लीडरशिप के ऊपर, यानी कि रेड्स हो रही हैं। एसेंशली कमांडोज जा रहे हैं, सरियत मतकाल के कमांडोज होंगे, और भी कमांडोज होंगे, और खास दस्ते होंगे, स्पेशल दस्ते होंगे जो जाके अंदर रेड्स कर रहे हैं। ये इस वक्त चल रहा है। वहां पे नेतन्याहू ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया और ईरान के लोगों को यह बोल दिया है कि आपकी आजादी अब पास। नॉर्मली इजरायली ईरान के बारे में सिर्फ जब ईरानी कुछ बोलते हैं तब उसके बदले में कुछ बोलते हैं, शुरुआत कभी नहीं करते। इस बार इंटरेस्टिंग बात दोस्तों यह है कि इजराइल ने शुरुआत करी और इजराइल ने बोला है, खास इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला है ईरानी आवाम से, ईरानी आवाम जो कॉमन पर्सन है ईरान का, उसको बोला है कि तुम्हारी आजादी अब निकट है, बेटा तुम आजाद होने वाले हो। दोस्तों, इसके पहले कि मैं और आपको बताऊं अमेरिका क्या कर रहा है इसमें और पूरा क्या हो रहा है, मैं एक बात अपने दिल की करना चाहता हूं। ये है क्या? ये जितना मैं मैप को देखता हूं ना, मैं कन्विंस हो जाता हूं, और मैं कन्विंस हो जाता हूं कि ये जो लड़ाई है ये हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ नहीं है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको ये बात बता रहा हूं। ये जो लड़ाई है, चाहे गाजा को उन्होंने पार्किंग लॉट बना दिया, मार मार के दुम्बा बना दिया गाजा का, चाहे वो दुम्बा अब लेबनान का बनने वाला हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि झगड़ा यहां का है। ये मैटर कहीं और का है, और ये मैटर तेहरान का है। क्या इजराइल तेहरान के अंदर रेजिम चेंज लाने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि इजराइल के अंदर, मेरी बात हुई है एक दो इजरायलीज से, और कहीं ना कहीं उनके मन में यह बात है कि यार हम इतने दशकों से, कभी हिजबुल्लाह हो जाता है, कभी हमास हो जाता है, कभी फलाना जिहाद, कभी ढिमका जिहाद, छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस बनती रहती हैं और ये अटैक करती रहती हैं, लेकिन कलेश की जड़ तो ईरान है। ईरान के खिलाफ आपने कोई एक्शन नहीं लिया, और अगले 50 साल तक आप ईरान के खिलाफ एक्शन न लें तो ईरान छोटे छोटी ऐसी तंजीमें, जैसे भारत के खिलाफ पाकिस्तान करता, भाई लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद खुद अटैक नहीं कर रहा, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, फलाना मुजाहिदीन, ढिमका मुजाहिद, ये सब करता रहता है पाकिस्तान। वही काम ईरान कर रहा है इसराइल के खिलाफ, खुद सामने नहीं आ रहा, खुद नहीं लड़ रहा। अच्छा, ऐसा क्यों है कि वो खुद नहीं लड़ रहा?
फिर से मैं चाहता हूं आप नक्शा देखें। अब दोस्तों मैं आपको समझाता हूं ये गेम क्या चल रहा है। देखिए, ईरान जो है वो इजराइल के ऊपर अगर अटैक करेगा तो क्या वो जमीनी रास्ता इख्तियार करेगा? क्या वो जमीन से जाके अटैक कर सकता है? नहीं करेगा वो करेगा नहीं। और अब मैं आपको बताता हूं 2-3 कारण। उसके पहले एक बात ये समझ लीजिए कि एक तो फासला देख लीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या ईरान की फोर्सेस में, ईरान की आर्म्ड फोर्सेस में वो कैपेसिटी है कि इतने किलोमीटर जाएं और इजराइल पे हमला करें? तीसरी चीज, क्या उनके पास ग्लोबल सपोर्ट है? क्या उनकी फोर्सेस इतनी प्रोफेशनल? देखिए, कोई लड़की हिजाब पहनी है और उसको जान से मारना, प्रोटेस्टर्स के साथ जूते लात करना, उनको गोलियां मारना, वो एक अलग मामला है यार। उसमें ईरानी फोर्सेस तेज हैं। लड़की ने हिजाब नहीं पहना, उसको मार दो, ये कर सकती हैं ईरानी फोर्सेस। पर क्या वो एक प्रोफेशनल आर्मी के साथ लड़ सकती हैं? आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक सो। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ईरान की फोर्सेस इजराइल के साथ लड़ती हैं तो इजराइल ईरान को मार मार के दुम्बा बना देगा। और यह बात खमेनी जानता है, राइट? जैसा मैंने कल बताया था, खमेनी के ऊपर प्रेशर है। हार्डलाइनर्स कह रहे हैं ये न्यूक्लियर हमारा है, ये किस दिन काम आएगा, अटैक करो, ये करो, वो करो। लेकिन यार सच्ची बात तो खमेनी को पता है कि अगर वो अटैक करेगा तो जूते पड़ेंगे, यहूदी छोड़ेगा नहीं, फिर बाल से पकड़ के घसीट घसीट के मारेगा यहूदी, ये इनको पता है। अब दोस्तों ओवरऑल जियोपॉलिटिकल सिनेरियो देखते हैं। क्या ईरान की एयरफोर्स इतनी तगड़ी है कि इजराइल के ऊपर जाकर डायरेक्टली बमबारी कर दे? क्या वो इतनी तगड़ी है? नो। दूसरी एक और बात है, बीच में पड़ता है सऊदी अरब और बीच में पड़ता है जॉर्डन, और दोनों मुस्लिम देश हैं और दोनों ईरान के दुश्मन हैं। इनके डिप्लोमेटिक टाइज रिपेयर हो गए हों, चाइना बीच में आ गया हो, लेकिन दोस्तों मैं आपको बात बताऊं, ईरान ने एक्चुअली सबको परेशान कर रखा है यार। ईरान से सब चढ़ते हैं। और आपको ये सरप्राइजिंग बात लगेगी, आप चाहे मुस्लिम स्ट्रीट में कुछ भी सुन लें, आप सुन लें कि साहब कश्मीर में क्या हो रहा है, लखनऊ में ये प्रोसेशन निकल गया और ये निकल गया कि हर घर से ये नसरल्ला निकलेगा और हर घर से हिजबुल्ला निकलेगा और फलाना निकलेगा। ठीक है, वो एक ड्रामा अपनी तरफ। सच्ची बात यह है कि मेनी मुस्लिम कंट्रीज हेट ईरान, वो नफरत करते हैं ईरान से। क्यों करते हैं नफरत? क्या इज इट बिकॉज ऑफ अमेरिकन प्रेशर? नहीं, वो नफरत इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो प्रॉक्सीज हैं उनकी जमीन पे हैं। ईरान इसी तरीके से डिप्लोमेसी करता है मिडिल ईस्ट में। 2-3 आतंकवादी संगठन उसने खुले छोड़ दिए सऊदी अरब के अंदर कि सऊदी तुम हमारी बात मानो, वरना जो वो इजराइल के साथ करता है वो सऊदी अरब के साथ भी करता है, वो जॉर्डन के साथ भी करता है भाई, वो यूएई के साथ भी करता है। सब परेशान है ईरान से, और मैं मुस्लिम देशों की बात कर रहा हूं यहां पे। अब दूसरी बात, अमेरिका ने बोला है कि हम हजारों फौजी जो हैं वो हम भेज रहे हैं मिडिल ईस्ट। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि अमेरिका कौन कौन सी फोर्सेस मिडिल ईस्ट में भेज रहा है। एक तो हजारों ट्रूप्स भेज रहा है, हजारों अपने फौजी भेज रहा है, और उनके साथ एयरफोर्स की स्क्वाड्रन्स भेज रहा है। उन स्क्वाड्रन्स में है F-15 ईगल, F-16 और F-22। F-22 बेसिकली 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है, बड़ा खतरनाक। उसकी स्क्वाड्रन्स भेज रहे हैं, और A-10 अटैक एयरक्राफ्ट भेज रहे हैं, यह अमेरिका भेज रहा है। इसके अलावा USS एब्राहम लिंकन, जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप था, सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं, पूरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, उसका मिडिल ईस्ट में पोजीशनिंग जो है वो एक्सटेंड कर दी कि आप यहीं पर रहो, आपको कहीं हिलने की जरूरत नहीं है। और कह रहे हैं कि USS हैरी एस ट्रूमन, एक सेकंड कैरियर ग्रुप वहां पे मिडिल ईस्ट में आ रहा है। दोस्तों ये अभी तक की पूरी कहानी है कि मिडिल ईस्ट में हो क्या रहा है। अब मैं आपको एक आध और एनालिसिस करके बताता हूं, आपको बड़ा मजा आएगा। देखिए ऐसा है, इजराइल को एक बात समझ में आ गई है कि जैसा मैंने आपको पहले बताया था, ये आतंकवादी संगठन पैदा करते रहेंगे और आप कुछ नहीं कर सकते। आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आतंकवाद है ही ऐसी कहानी कि इसके खिलाफ आपका सक्सेस हर समय लिमिटेड रहेगा। ये कुछ ऐसा काम कर देंगे कि दुनिया की सिंपैथी इनके साथ चली जाएगी। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आजकल मेन स्ट्रीम मीडिया का जमाना है, जमाना ही मीडिया का है भाई, जमाना ही नैरेटिव का है। तो ये क्या करते हैं पैलेस्टीनियंस, एक तो रोने गाने में बड़े अच्छे हैं यार, ये बिल्कुल टॉप लेवल के कलाकार हैं, ए लिस्ट कलाकार हैं ये पैलेस्टीनियंस। तो ये क्या करेंगे कि जानबूझ के बच्चों के स्कूल में, ये बात मैं कई बार बता चुका हूं आपको पहले, बच्चों के स्कूल में मिसाइल डाली, मिसाइल फायर करी, बच्चों को चोट लगी, भगवान ना करे किसी बच्चे की जान चली गई, उसको लेके कि नन्हा सा शहीद है, और ये सब। इस ड्रामे में पैलेस्टीनियंस बहुत तेज हैं भाई। जाहिर सी बात है, जब किसी बच्चे के सर पे पट्टी लगी और खून बह रहा है तो
कठोर से कठोर दिल जो है वो एक बार तो टूटता है यार कि यार ये लड़ाई कैसी कि जिसमें बच्चे को मार रहे हो। लेकिन फिलिस्तीनी चाहते हैं कि बच्चों के ऊपर अटैक हो, हिजबुल्लाह चाहता है कि बच्चों के ऊपर अटैक हो, क्योंकि वहां से आपके पास सिंपैथी आएगी। और यही टेररिज्म की एक बड़ी बदसूरत शक्ल है दोस्तों। तो ईरान को ये जो बेंजामिन नेतन्याहू का ईरानियों को जो उसका पैगाम है, जो ईरानियंस को अब ये बता रहा है कि अब तुम्हारी आजादी पास है, वो क्या कह रहा है? उसने रिवील कर दिया कि एंड गेम जो है दैट इज रेजिम चेंज। दोस्तों एक और बात मैं आपको बताऊं, कहीं ना कहीं इजराइल को यह बात पता है कि ईरान में बड़ा डिससैटिस्फैक्शन है लोगों के बीच में। इकॉनमी फेल हो रही है ईरान की, ईरान का बेड़ा गर्क हो रहा है और कहीं ना कहीं जबरदस्त डिससैटिस्फैक्शन है लोगों में। दे आर हाईली डिससैटिस्फाइड विद द रेजिम। और ईरानियों ने जिस तरीके से लंदन में और अमेरिका में इजराइल के एम्बेसी के सामने भंगड़े डाले हैं, लुड़ियां पाई हैं, मिठाइयां बांटी हैं, सेलिब्रेट कराए, करे मर गया नसरुल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड, और दे आर वेरी हैप्पी। आपको क्या लगता है इजराइल ये सब देख नहीं रहा है? यानी कि वो लोग अपने रिश्तेदारों के साथ टच में होंगे, व्हाट्सएप कॉल तो चलते होंगे, राइट? जो अमेरिका में रह रहे हैं, जो वहां पे हैं, इनके बीच में, ईरान में है, उनके बीच में बातचीत होती होगी। 100% इजराइल को इस बात का यकीन है कि अगर हम ये जो पागल बिली गोट है, बकरी है, ठीक है, दिस सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान अयातुल्लाह खमेनेई, इसकी जो रेजीम है, हल्का सा धक्का देंगे रेजीम पलट जाएगी, क्योंकि नीचे वाले जो हैं ईरानी, वो इनसे बड़े परेशान हैं। एक तो ये बात है। दूसरी चीज, लगातार इनके ही सिक्योरिटी स्ट्रक्चर में इतने छेद हैं कि लोग खुद खबर दे रहे हैं, सर उधर बैठा है नसरल्लाह, मारो उसको, उधर ही बैठा है सर, उधर ही बैठा है। अच्छा सर, इस्माइल हानिया इस कमरे में है सर, इस कमरे में, मारो बम जरा इसके, मार। अरे सर, जनरल सुलेमानी को आप ढूंढ रहे हो ना? वो जो गाड़ी जा रही है, 7-8 गाड़ियों का काफिला, आगे से तीसरी गाड़ी है, मारो मिसाइल। दोस्तों ये रियल लाइफ इंसिडेंसेस हुए हैं जहां पे ईरानियों ने खुद खबर दी है, इजरायलियों को बोला है कि मारो इनको। और मैं फिर आपको वही पोस्टर तेहरान का दिखाना चाहता हूं। ये देखिए पोस्टर सामने, वो कह रहे हैं कि इस बकरी के बच्चे को मारो, इस बकरी को मारो, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारी इजरायलियों के साथ कोई लड़ाई नहीं है, हमारी तुम्हारे साथ भाईजान कोई दुश्मनी नहीं है, तुम इसको मारो, यही है कलेश की जड़। तो क्या ये सब इजराइल नहीं देख रहा है? क्या ये सब अमेरिका नहीं देख रहा है? मुझे लगता है कि दे आर गोइंग इन फॉर अ मेजर रेजिम चेंज ऑपरेशन इन ईरान, और ये सरकार पलट के रहेंगे। ये जो चल रहा है ना, ये मेन खाना नहीं है, ये डिस्ट्रैक्शन है। मेन जो खाना सर्व होगा ना, मेन दावत है, वो तेहरान में है दोस्तों। अब देखिए, नदन एरोज का ऑपरेशन लॉन्च हो गया है और अब इजरायली फोर्सेस घुसेंगी लेबनान में, बेरूट में, और घर घर की तलाशी होगी। इसके नीचे भी इन लोगों ने टनल जो गजा में हुआ है, अब इनको काफी इजरायली जाने गई हैं दोस्तों गजा के ऑपरेशन में, ठीक है, काफी इनके फौजी मारे गए। लेकिन एक बात है, इजराइल ने सबक सीख लिया, आईडीएफ ने सीख ले ली वहां से, दे हैव लर्न्ड देयर लेसन्स फ्रॉम गाजा एंड दे आर गोइंग टू अप्लाई दोज वेरी लेसन्स टू लेबनान। अब आप देखना आगे आगे होता है क्या। तो चलिए दोस्तों, फट से अब लेते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स। दोस्तों पहला सवाल है लक्ष्य मोगिया का। ये कहते हैं कि इजराइल बीइंग ब्रिलियंट इन इंटेलिजेंस एंड मिलिट्री एंड जनरल वॉरफेयर, why is it not good in narrative warfare and propaganda, whereas other militant organizations like Hamas, Hezbollah and Houthis are good in victim card playing and getting sympathy from the world? Why Israel didn't get enough sympathy for what happened? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, ये इंडिया के साथ भी यही प्रॉब्लम है, इंडिया के साथ भी यही प्रॉब्लम है, और ये ज्यादातर डेमोक्रेसीज के साथ ही प्रॉब्लम होती है। इजराइल इज अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसीज विल हैव दैट प्रॉब्लम, ठीक है। डेमोक्रेसीज कभी भी अपना नैरेटिव उतना बढ़िया सेट नहीं कर सकती जितना डिक्टेटरशिप्स कर सकती हैं, क्योंकि वहां पे टॉप डाउन नैरेटिव होता है। हमारे यहां तो खुली प्रेस है ना, और अच्छा भी है, डाइवर्स ओपिनियंस है इंडिया में, अच्छी बात है। डाइवर्स ओपिनियन इजराइल में अच्छी बात है, राइट। आप लोगों को समझाते रहिए कि इन्होंने हमारे ऊपर हमला करा था, वो वहां पे बच्चों को लेकर रोते रहेंगे अपने। और यार इजरायली हो, इंडियन हो, कोई भी हो यार, कोई दुनिया में कोई हो, नोबडी, मैं आपको बता रहा हूं, नोबडी कैन प्ले द विक्टिम कार्ड लाइक पैलेस्टीनियंस। जो पैलेस्टीनियन झूठ बोल के, छाती पीट के, रो के दुनिया की सिंपैथी बटोर सकता है, वो इजरायली नहीं कर सकते। वो इंडियंस, हमारे बस का ही नहीं है, हमारे ऊपर इतने अटैक हुए, हम लोग कभी नहीं कर पाए, हम लोग कभी नहीं कर पाए। पाकिस्तानी फट से छाती पीट लेते हैं,
आप पाकिस्तानियों को बोलिए कि तुम टेररिज्म फैला रहे हो, कह रहा हमारे खुद 80,000 बंदे मर गए। तो ये पाकिस्तानी पैलेस्टीनियन ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनके पास जो विक्टिम कार्ड है, ये कभी ये नहीं बताएंगे पाकिस्तानी कि जो पाकिस्तानी मरे हैं 80,000 मरे होंगे, मैं मना नहीं कर रहा, वो मारे किसने भाई? हमने थोड़ा ना मारे, हमारे बंदे तो तुमने मारे हैं। हाउ इज इट कंपेरेबल? तुमने अमेरिका से पैसे लिए, तुमने लड़ाई लड़ी अफगानिस्तान में, उसके एवज में तुम्हारे यहां बम फूटे। हाउ इज इंडिया रिस्पॉन्सिबल? यार तुम्हारे 80,000 मरे, 80 लाख मरे, हमसे क्यों रो रहे हो यार? हमारा क्या लेना देना इस चीज से? तुमने पैसे पकड़े हैं, अगर तुम पैसे नहीं पकड़ते तुम्हारे बंदे नहीं मरते। तुमने पैसे पकड़े हैं तो खामियाजा भुगत रहे हो, और दुनिया भर को स्टोरी सुनाते हैं हमारे इतने बंदे मर गए। तो हाउ इज इंडिया रिस्पॉन्सिबल? यू टुक मनी यार, योर ISI टुक मनी फ्रॉम द अमेरिकन्स, यू प्लेड डर्टी। वॉर ऑन टेरर में तुम घुसे ना पैसे के चक्कर में। अब तुम चाहते हो कि अरबों डॉलर भी मिले, एवन फील्ड में तुम्हारे अपार्टमेंट भी आए, तुम्हारे जर्नैल बिल्कुल राजा महाराजा के नवाबों की तरह जिंदगी भी जिए, शेखों की तरह लाइफस्टाइल अपना लीड करें, फिर बंदे भी ना मर। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता भाई। जयेश गोस्वामी कहते हैं कि माई क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, इंडिया नीड्स स्ट्रॉन्ग मिलिट्री अलायंस विद द रशियन फेडरेशन और एनी यूरोपियन सुपर पावर टू टैकल आवर ब्लडी नेबर्स बांग्ला, पाक, चाइना, एज वी आर केपेबल ऑफ फाइटिंग चाइना, बट वॉर ओपन्स आउटसाइड व्हाट शुड। नहीं, वी डोंट नीड अ मिलिट्री अलायंस विद एनीबडी। हमें किसी के साथ मिलिट्री अलायंस नहीं चाहिए, हमें खुद अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना। मिलिट्री अलायंस के बड़े सारे फैक्टर होते हैं। आप क्या सोच रहे हैं मिलिट्री अलायंस एक तरफा होता है? आपने रशिया के साथ मिलिट्री अलायंस कर लिया, चलो रशिया ने बोला साइन करो, यहां पे मोदी जी ने साइन कर दिया, पार्लियामेंट ने बोला ओके डन, कैरी ऑन, राइट? आप फौजें भेजेंगे यूक्रेन से लड़ने के लिए? आप ये चाहते हैं कि रूसी फौजें आ जाएं जब हमारा चाइना के साथ युद्ध हो, लेकिन आप इंडियन आर्मी को भेजेंगे रशिया कि हम भेज रहे हैं 2 लाख अपने बंदे? फिर वो क्रीमिया में घुस गया, कभी कहीं और घुस गया, कहीं और, जब भी होगा फिर आपको जाना पड़ेगा पीछे। फिर वो आप नेटो वाली बात कर रहे हैं, ये तो वेरी डेंजरस। यू हैव टू बी योर ओन पर्सन। आपने जब ये साइन कर दिया ना, फिर ये 2 तरफा है। हम तो कभी किसी के ऊपर अटैक नहीं करते, और रशिया हर 5-6 साल में कहीं घुसा रहता है। और आपने एक बार साइन कर दिया, रशिया घुसेगा, अगली बार बोलेगा आ जाओ मेरे इंडियन भाई, आ जाओ यहां पे लड़ने के लिए हमारी लड़ाई। हमने इस फलानी कंट्री को इन्वेड कर दिया, हम बोलेंगे कंट्री है कहां में पता ही नहीं, और हमारे जो सोल्जर्स हैं उनका नुकसान होगा। तो वी शुड नेवर डू दैट। दीप सिंगा महापात्रा ये कहते हैं कि राइजिंग कंसर्न्स अबाउट बांग्लादेश इंटरिम PM यूनुस एंड द पोटेंशियल फॉर कोऑर्डिनेटेड थ्रेट्स टू इंडिया फ्रॉम चाइना एंड पाकिस्तान. Some believe US facilitated political changes in Bangladesh, viewing Yunus as a means to destabilize the region and promote a specific agenda. However, it's unlikely that US would shift its stance against India, giving strategic partnership. देखिए ना, ऐसा है कि it's very simple. US चाहता है कि ये दोनों लड़ाई खत्म हो, रशिया यूक्रेन की इतना नहीं चाहता वो, लेकिन वो डेफिनेटली ये चाहता है कि इजराइल और हमास और हिजबुल्लाह वाला ये सब जो चल रहा है ये खत्म हो, कि इट कैन फोकस ऑन चाइना. दैट वाज द रीजन व्हाई दे केम आउट ऑफ अफगानिस्तान इन द फर्स्ट प्लेस, टू फोकस ऑन द इंडो पैसिफिक. एक तो ये बात हो गई. दूसरी चीज ये है कि हाँ, जो बांग्लादेशी आज की तारीख में खुशियां मना रहे हैं कि अरे हमने ये कर दिया, हमने कर दिया, मैं उन बांग्लादेशियों को कहना चाहता हूं तुमने कुछ नहीं करा. तुमने कुछ नहीं करा, तुम्हारे लोगों ने पैसे खाए, तुमने खुद अपना रेजिम चेंज कर लिया और तुम्हें पता ही नहीं है, तुम बेवकूफ हो. You don't know what has happened to your country. You will come to know. फिर तुम झंडा लेके निकलोगे, because protest is your favorite pastime and that is all that you do. Protest, protest, protest. फिर से तुम एक बार प्रोटेस्ट करोगे, तुम्हें पता लग जाएगा. यही चीज पाकिस्तान में हुई थी, जिसके आज तुम इतने गुण गा रहे हो, और तुम्हें ऐसे बिछड़ा हुआ, मेले में जो बिछड़ा हुआ भाई होता है 20 साल के बाद मिलता है, वो तुम्हें लग रहा है अभी पाकिस्तान में तो यही हुआ था. तुम्हें क्यों लगता है इमरान खान जेल में क्यों है? इमरान खान जेल में है, शेख हसीना भारत में. ये बांग्लादेशियों को समझ में नहीं आ रहा. वो एक्चुअली दे थिंक दैट दे हैव डन समथिंग बिग. नो, यू हैव डन जीरो, यू हैव डन नथिंग, यू हैव बीन फूल्ड, राइट. और जो तुम्हारा इंटेलेक्चुअल और अपना इंटेलेक्ट का जो तुम्हारे दिमाग में है कि वी आर वेरी इंटेलेक्चुअल पीपल, ऐसा कुछ भी नहीं है. अमेरिकन ने बेवकूफ बनाया तुम्हें. हजारी झा कहते हैं भारत के पड़ोसी देश में वित्तीय और राजनीतिक अस्थिरता के केंद्र में चीन है, और इन मामलों में भारत हमेशा से चुप रहा है. आपको नहीं लगता कि भारत को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चीन का मुकाबला करने के लिए सक्रिय होना चाहिए? बिल्कुल सक्रिय होना चाहिए सर, और हैं भी. ये जितने भी आप देखते हैं कि हथियार हम लोग बटोर रहे हैं, किस तरीके से फौज को और तैयार कर रहे हैं, वेपन्स की इंपोर्ट हो रही है, खुद मेड इन इंडिया कर रहे हैं, दुनिया भर की चीजें हो रही हैं. हर हफ्ते अनाउंस होता है कि एक नया टेस्ट हो गया, नया वेपन इंडक्ट हो गया. ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? ये नेपाल और श्रीलंका के लिए, मॉलडीव्स के लिए थोड़ा, चाइना के लिए हो रहा है. This is clearly for China, so we are very clear about who the enemy is. We are very clear about कि उसके कैसे डील करना है, और उसकी तैयारियां हो रही हैं.
तो दोस्तों कैसा लगा आज का एपिसोड आपको? अगर पसंद आए तो उस एपिसोड को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी ख़त्म। पहली बात, दो तीन बातें इसमें बड़ी इम्पॉर्टेंट गुजरी। एक तो ईरान और इजराइल के दरमियान अगर डायरेक्ट वार होती है तो क्या ईरान के पास इतनी ताकत है कि वो डिफेंड कर सके या अटैक कर सके। और दूसरी बात लिबनान की आई, हिजबुल्ला की आई, टेररिस्ट अटैक्स की आई, मतलब टेररिज्म को टेररिस्ट डिक्लेयर किया। फिर मेजर ने मेरा फिर वही थप्पड़ है मेजर के लिए भी, तमाम इंडियन के लिए भी। तो गैरत बची हो तो जवाब देना, तो गैरत है तो मर्द हो। तो कोई मर्द नजर नहीं आया, किसने जवाब नहीं दिया। ठंड और अल्लाह के बंदे, आपकी ज़मीन कब्जा हो गई है, आपके बच्चे मारे गए हैं, आपकी बहू बेटियों की इज्जतें पमाल हो गई हैं, और आप फिर उस पर अटैक नहीं करेंगे, उसको नहीं मारेंगे, तो फिर आप क्या अपने हाथों में चूड़ियाँ लेकर बैठे रहेंगे, औरतों के घुटनों में बैठे रहेंगे? फिर आप हथियार नहीं उठाएंगे तो क्या फिर आप क्या उठाएंगे? उनके कोई और चीज़ उनकी उठाएंगे इजरायलियों की? ये आप पर मेरे साथ बीती नहीं है। जब आप पर अंग्रेज़ों ने हुकूमतें की हैं, आए अंग्रेज़ों ने गुलाम हम सब हिंदुस्तानियों को बनाए रखा था, तो क्या हमारे यहाँ से नहीं उठे थे? अहमद खान खरल जैसे, भगत सिंह जैसे उठे थे? क्या फिर उनको टेररिस्ट क्या हो गए? वो क्यों लड़े थे फिर हुकूमत के खिलाफ? क्यों लड़े थे हुक्मरान वक्त के खिलाफ? बकवास करने आ जाते हैं। बिल्कुल भगत सिंह को हीरो मानते हैं, हम मानते हैं, आप मानते हैं, हम अहमद खान खरल को हीरो मानते हैं। पता और कितने हिंदू लीडर हैं जिन्होंने जानने दी है, जिन्होंने बगावत की है, जो लड़े अंग्रेजों के खिलाफ? क्या इनको फिर टेररिस्ट कहोगे? यही आपका इंसाफ है, यही आपकी सोच है, यही आपका अकल है? शेम ऑन योर स्टडी यार। अगर किसी भाई को नहीं पता ना तो यूट्यूब पे गूगल पर सर्च करना, फ्रीडम फाइटर है अहमद खान खरल। जैसे ये हमारे पंजाब के शेर थे। मैं हसन नसरुल्लाह को फ्रीडम फाइटर और उनको शहीद मानता हूँ। हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने ऐसे किया। और क्या है वो यार, मेरी बात सुने। इस्माइल हानिया भी शहीद थे, हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह भी शहीद थे, और कोई भी जो इजराइल कुत्तों के खिलाफ लड़ेगा वो सारे शहीद हैं। यार मुझे इस बात के समझ नहीं है, आज तक नहीं आई, खासतौर पर इंडियन की। और उससे बड़ी ये जेल है, सारे जेल, हमें क्या कहते हैं, सारे जेल है। झूठ का साथ देने वाले जेल ही होते हैं। अच्छा मेजर इस तरह बात यार, उसके ना माइंड का जो माइंड होता है वो बातों से जलता है, और उसकी समझ लग रही थी। वो जिस तरह उसने कहा कि ये देखो यहाँ पर खमीनी को मारो, जनरल सुलेमानी को मारो, नहीं वो बच्चों का ईरानियों ने दी थी ना खबरें ये सारी, ये उस बात में सच्चे हैं। ये जो हसन नसरुल्लाह मारेंगे, इसकी लोकेशन किसने दी है? ईरानी ने लीक की है। जो इस्माइल हनिया को मारा गया वो ईरानी की मदद से मारा गया। जो अपना कासिम सुलेमानी को मारा गया वो भी ईरानी ने खबर से बगावत होती है। ठीक है ना? बात तो ये है। उनके कहने का मकसद ये था कि जो आयतुल्लाह खमीनी है ना, इससे जो ईरानी नीचे वाले ईरानी है वो तंग है, तो वो आई थिंक इनके खिलाफ बगावत करना चाहते हैं। अच्छा बहुत ज़्यादा ही इनको ऐसे कह लें कि जैसे ये इंडिया के खिलाफ हो रहा है, इंडिया के खिलाफ वो सब साजिशें कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, इंडिया के खिलाफ हमला करेंगे। यार आप देखें कि दोनों कंट्री के लिए अगर इक्वल रख कर बात को रखें ना, तो उसको सोचें और उससे फिर बात करें, तो फिर मैं कह रहा हूँ ज़्यादा अच्छा होगा। अगर इसके कि आप जो है ना वन साइडेड बात करें तो ये अब गलत कर रहे हैं। अगर इजराइल को अमेरिका की सपोर्ट ना हो, जिस तरह अब अमेरिका भी हमने न्यूज़ सुनी है, F-16 भेज रहा है, F-22 भेज रहा है, बेड़ा भेज रहा है, सारा कुछ हथियार भेजे। जो हसन नसरुल्लाह को शहीद किया गया, वो जो बंकर बस्टर बॉम्ब था वो अमेरिकन का ही था, ये इजराइल का नहीं था। तो इजराइल को अगर अमेरिका सपोर्ट करना शुरू कर दे, तो फिर अगर लड़ाई होती ना ईरान और इजराइल की, तो फिर कांटेदार मुकाबला होगा। हार सकता है ईरान, लेकिन फिर मजेदार मुकाबला ये बात अगर उसको इजराइल को यूरोप और यूएस से सपोर्ट करना बंद कर दे। यार इतनी बड़ी ताकतें उसको करी, खुद भी पावर है, फिर पूरा यूरोप कर रहा है, फिर यूएस से कर रहा है। तो इस तरह तो देखें कि फिर मुश्किल ही है। अगर अकेला आ जाए ना तो फिर बात और है।
अच्छा देखें कि यूएन में भी जो है अब इजलास होते रहे, मुख्तलिफ कंट्रियों को पीएम सदर जो हैं वो यूएन में अपनी बातचीत करते रहे, और ज़्यादातर लोगों ने जो पीएम है सदर है उन्होंने फ़लस्तीन और इसराइल के मुद्दे को वहाँ पर उठाया है। रजब तैयब एर्दोगान जो है उन्होंने ये बात की है, अगर यूएनओ इसको नहीं रोक सकता ना, ये फ़लस्तीन को या इसराइल के जो वहाँ पर हो रहा है, लड़ाई हो रही है ना, उस वॉर को नहीं रोक सकता, तो उसको चाहिए कि आर्टिकल 1955 के तहत अपनी जो आर्मी है वहाँ पर वो डिप्लॉय करे और वहाँ पर रोके इसराइल को, जो है इसराइल के खिलाफ। ये आर्टिकल है यूएनओ का खुद का बनाया हुआ। तो ऐसा मुझे लगता है कि कभी भी ऐसा नहीं होगा, यूएनओ कभी भी नहीं करेगा। और मजे की बात ये है कि ये देखो जो एक तरफ से सदर जो है इसका यूएसए का वो कहता है कि हम वहाँ पर सीज फायर करवाएंगे, वहाँ पर वॉर रुकवाएंगे, और दूसरी तरफ से देख लो कि अपने फाइटर जेट से भिजवा रहा है खुलेआम। यार यहाँ पर तो मैं कहता हूँ कि हम ये एक कह लें कि फ़लस्तीन की या जॉर्डन की या लेबनान को शिकस्त नहीं है, ये पूरे एशिया को शिकस्त है। वो कहाँ से उठता है और कहाँ से आता है। जिस तरह मैं तो बताता हूँ, प्यूटन ने क्या कहा था, उसने कहा था कि अमेरिका को कोई हक नहीं है कि वो कहाँ से उठे और यहाँ पर आके बड़े एशिया में जो है ना अपनी बातें मनवाए, यहाँ पर अपना रोब जमाए। तो फिर उस वक्त उसने कहा था अगर दुनिया को ज़रूरत नहीं है ना रशिया की, तो रशिया को भी पूरी दुनिया की ज़रूरत नहीं है। ये स्टेटमेंट उन्होंने उस वक्त दी थी। और देख लें कि इतनी बड़ी सुपर पावर रशिया के खिलाफ तो कुछ नहीं कर रहा। उसको पता है चाइना और रशिया जो कितनी बड़ी पावर है। रशिया भी बड़ी मुश्किल हो रही है उसको यार। फिर इतने देखो कि कितना अर्सा, तकरीबन 3 साल हो चुके हैं, तकरीबन कुछ अगर मंथ उसमें से कम हो गए, तो पूरे यूरोप यूएसए और यूके से लड़ रहा है, इतनी बड़ी पावर के साथ अकेला। और फिर भी वो मजेदारी की बात है, ईरान से और दूसरी कंट्रियों से जो है ना वो डिफेंस का सामान ले रहा है, और जो जिसमें खास तौर पर जो ड्रोन है वो ईरान भी यूज कर रहा है। ईरान इतना गया गुजरा भी नहीं। ईरान भी अगर ईरान को सॉरी इसराइल को अमेरिका की सपोर्ट ना हो, यूरोप की सपोर्ट ना हो, तो फिर ये मुकाबला अच्छा हो सकता है। बहुत अच्छा। तो सारी बात है फिर जब उसमें ईरान अमेरिका कूदेगा, यूरोप आएगा, तो फिर ईरान ने हारना ही है यार। इतनी बड़ी पावर है, सुपर फिर पावर तो अब मैं तो कहता हूँ ये जोड़ हो ही जाना चाहिए। यूरोप, यूके, यूएसए, कनाडा, और एक साइड पे हो जाए पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, चाइना, रशिया, नहीं कुछ भी है बड़ा कुछ, इंडिया हो जाए यूएसए के साइड। और इंडिया मैं रंडी है एक किस्म की, हकीकत बात है, ये कहीं भी नहीं जाते। वहां पर अगर यूएन में आ जाए तो वहां पर किसी दोनों कंट्री की तरफ वोट ही नहीं देते। भाई वो उनकी बड़ी अच्छी पुलिस है। कहां से अच्छी, ये तो वो बात होगी ना जिसे हम आप क्या कर रहे हैं, ख्वाजा सरा जिसे कहते हैं। आप क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, आप फिलिस्तीन के लिए फौजें भेज रहे हैं। फौजें नहीं भेज, ये मैं कितनी बार कहा है कि ये हमारी करती है। क्या कर रहे हैं आपने आज तक, क्या किया फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाई है, प्रैक्टिकल बाकी कुछ नहीं किया, और हमें करना चाहिए। हमारी आर्मी को करना चाहिए, हमारी कह लें कि हुकूमत को करना चाहिए। कम 1.5 लाख मुजाहिदीन, फौज की ट्रेन मुजाहिदीन को भेजना चाहिए। ये बात बिल्कुल है। और इकट्ठे नहीं रहने चाहिए, पहले उनको एक जगह पर कम जमा होना चाहिए। फिलिस्तीन अपना ईरान से आगे इराक और सीरिया से लिबनान में पहुंचना चाहिए, और लिबनान से ट्रेनिंग मिले, उनको असला मिले, और वहाँ पर ये फिर तहस। यार बात तो ये है कि खुद मेजर ये बात में एक्सेप्ट कर रहा है कि जॉर्डन और जो है दूसरा सऊदी अरेबिया उसकी ईरान से नहीं बनती। तो देखो कि जब जिस दिन ये सब इकट्ठे हो गए, जब इनकी एक सलाह होगी, जब यानी कि एक इनको लीड करने वाला होगा, असल तो फिर बात मामला क्या होगा। मेरे साहब को पता नहीं चला, प्रॉक्सी मसला नहीं है, असल मसला मसलक का। जो सऊदी अरब है ना वो सुन्नी जो है सुन्नत है, या मतलब दूसरे वाबी हैं, और ये जो है ना ईरान ये टोटली शिया। तो इस वजह से मतलब कि ना ये क्लैश चल रहा है, और कोई क्लैश नहीं है इनका आपस में। और ईरान को सपोर्ट है दूसरे रूस की और चाइना की भी है। तो मैं कहता हूँ अब डायरेक्ट इन्वॉल्व वर्ल्ड वार 3 हो ही नहीं चाहिए। वो तो होनी है चंद महीने बाद, किसी न किसी साइड पे या मुल्क को, दुनिया को, खास करके आप इस कुत्ते इजराइल को किसी साइड पे आना चाहिए।
बिल्कुल। मैं कहता हूँ एटम बम भी चलाना पड़े ना हमें, हम इन पर चला दें। ये रखे किस लिए हैं फिर, है उसकी जरूरत क्या फिर बनाने की थी? और इतना सा है, एक एटम बम की मार है, खत्म। बिल्कुल एक एटम बम की मार है, पाकिस्तान का हो जाए या ईरान रशिया से लेकर ईरान मार दे, एक एटम बम की मार है, इजराइल नामो निशान खत्म होगा। आयरन डोम को चीर फाड़ देगा। और आयरन डोम मारता रहे, जब उसको फटना है जमीन के ऊपर उनके, हाँ, तो उसके असरात असरात तो बहुत ज्यादा होने हैं, बिल्कुल। खत्म हो जाना है उसने। इतनों से पिद्दू सा तो है, लेकिन ताकत उसमें है, कुछ अपनी है और कुछ पीछे से दे रहे हैं कोई। कह रहे हैं कि 30% उसकी पीछे से अमेरिका डंडा देकर ताकत दे रहा है, वो उसका डंडा है अमेरिका का, यूके का भी डंडा उसमें शामिल। मैं हैरान हूँ, इजराइल कुत्ते एक साथ में डंडे ले रहे हैं, ये बात उनकी यूके यूएसए का भी डंडा ले रहे हैं, यूके का भी ले रहे हैं और यूरोप का भी ले रहे हैं। पावर वाला। इतनी और इंडिया डंडे का भी, ले रहे हैं, इंडिया का भी डंडा चढ़ रहा है उनको, जिसकी वजह से ये कुत्ते इतने भौंक रहे हैं। अपने दम पर ये नहीं भौंक रहे, ये अपने इतने होंगे लेकिन इतने नहीं, हाँ इतने नहीं बिल्कुल भी। अपने दम पर ये इतने भौंक सकते हैं, उनको पता है और दुनिया को भी पता है कि उसके पीछे यूएस है, इंडिया भी इसमें शामिल है, यूएसए भी है, यूरोप भी है, अगर मैं UK बात भी है, करूँ ना, कनाडा भी है, सर। इंडिया जो है ना यार बहुत ज्यादा दोगली की पॉलिसी बना रहा है चलो यार, वन साइडेड होना मिलते चाहिए। हैं नई वीडियो में, नए साथ। गॉड ब्लेस यू।